गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 के एमसीक्यूज, बहुविकल्पी प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है। डीएनए के रासायनिक चाकू हैं, यानी डीएनए के मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं लाइगेज, पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस और ट्रांसफरेज। तो यहाँ पर देखेंगे लाइगेज जो होता है वो डीएनए को जोड़ता है, और पॉलीमरेज जो होता है वो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको करता है, और एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो डीएनए को कट करता है, यानी काटता है। ठीक है, तो जैसे चाकू इसलिए उसको कहा गया क्योंकि ये काटता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ हेतु प्रारंभक प्रकूट है, यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण होता है जब वो शुरू होती है तो वहां पर एक कोडोन, इंपोर्टेंट कोडोन होता है जो उसको शुरू करता है प्रोटीन को। ठीक है, और वो कोडोन होता है हमारा AUG। ठीक है, AUG जो होता है वो स्टार्ट कोडोन कहलाता है, प्रोटीन को शुरू करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रारंभ करता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर प्रारंभिक प्रकूट बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, AUG। बाकी का UAA और ऑप्शन जो है UAG, UGA, ये यहाँ पर स्टॉप कोडोन है, ये उसको स्टॉप करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम यहाँ पर एमआरएनए का निर्माण होता है। तो एमआरएनए, जैसे मैंने अभी कल वीडियो बनाई थी उसमें एमआरएनए को डिफाइन किया था। तो एमआरएनए का जो निर्माण है, मैसेंजर आरएनए का जो निर्माण होता है, कहाँ होता है वो देखेंगे। ऑप्शन क्या है, केंद्रक, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या ER। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका केंद्रक, क्योंकि एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो केंद्रक में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण के समापन हेतु समापक प्रकूट है, यानी कि अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि ये जो स्टार्ट करता है प्रोटीन संश्लेषण को वो AUG होता है, लेकिन जो प्रोटीन संश्लेषण को समापन करता है उसका वो 3 कोडोन होते हैं। यहाँ पर 3 कोडोन है, UAA, UAG, UGA। अब देखते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में ये आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन AUAGAU, इसमें नहीं आ रहा। एक दूसरा ऑप्शन देखेंगे आप UAA, UGA, UAG, यही ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, यही हमारे समापक प्रकूट होते हैं, यानी कि स्टॉप कोडोन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा, बाकी के इसमें ये नहीं आता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम यहाँ पर पांचवा प्रश्न क्या है हमारा, डीएनए और आरएनए में समानता है। ये भी मैंने आपको प्रश्न कल कराया, पूरा डीएनए और आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर बताया था। तो इसमें हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में समानता क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हम दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर चेन है, बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों न्यूक्लियोटाइड की जो है वो पॉलीमर चेन होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दूसरा ऑप्शन है दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है, बिल्कुल गलत बात है। शर्करा अलग अलग होती है, उसमें डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, आरएनए जो है राइबो शर्करा होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर दोनों में एक समान pyrimidine पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। pyrimidine जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर प्यूरिन बोलता तो राइट आंसर हो जाता है कि हाँ समान होते हैं प्यूरिन। ठीक है, लेकिन pyrimidine दोनों में अलग अलग होते हैं। उसमें जो होता है डीएनए में थाइमिन होता है, और आरएनए में जो होता है उसमें यूरेसिल होता है। तो pyrimidine यहाँ पर समान नहीं होते, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर यहाँ पर दोनों सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होते, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी 2 उसमें श्रृंखलाएं होती हैं, और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अब राइट आंसर तो कौन सा होगा हमारा, यहाँ पर पहला ऑप्शन कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर चेन है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर छठा, आरएनए में थायमिन के स्थान पर होता है। तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है कि आरएनए में जो होता है वो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर देखें कहां पर यूरेसिल, ये है तीसरा ऑप्शन। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, थायमिन जो होता है वो डीएनए में होता है, लेकिन आरएनए में जो होता है वो यूरेसिल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न। अब हम देखेंगे 7वां प्रश्न। देखिए अब 7वां क्या कह रहा है, किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, यानी किसने बताया कि डीएनए जो है वो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन देखेंगे हर्शे एवं चेस, बीडल एवं टेटम, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वाटसन क्रिक, और चौथा ऑप्शन है मेंडल। तो यहाँ पर देखिए हर्शे और चेस 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने फाइनली ये प्रूव किया कि डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्शे एवं चेस। तो ये हमारे एमसीक्यूज होगा। अब इसके बाद हम अतिलघु लेकर चलेंगे अभी। ठीक, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, अब हम अतिलघु प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूं मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार मतलब जो है एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। पहला प्रश्न है हमारा, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। विषाणु यानी कि वायरस, वायरस जो बने होते हैं केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, यानी कि डीएनए या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे उसमें, या तो डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा। यानी कि जो वायरस होते हैं
ऐसे वायरस होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, और एक ऐसे वायरस होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। दोनों एक साथ नहीं होते। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर कि विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर कौन सा एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग करने का कार्य करता है? तो ये हमारा ये डीएनए होता है। ठीक है, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर अलग किए जाते हैं, और यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो इसको अलग करता है, और वो एंजाइम है यहाँ पर हमारा हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए को अलग करने वाला एंजाइम हेलिकेज एंजाइम, दोनों स्ट्रैंड को अलग करता है हेलिकेज एंजाइम। लेकिन यहाँ पर एक एंजाइम और होता है लाइगेज एंजाइम, वो डीएनए को क्या करता है, जोड़ता है, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, इसके बाद में चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम का नामक चित्र बनाइए एवं उससे संबंधित प्रोटीन का नाम लिखिए। तो देखिए क्या है, न्यूक्लियोसोम जो होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, किसके बने हुए होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी होती है यहाँ पर बेटे, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डीएनए होता है हमारा वो निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो यहां पर दोनों में अट्रैक्शन होता है, और डीएनए जो होता है निगेटिवली चार्ज डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर जो है लिपटा रहता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है हमारे यहाँ पर ये 4 प्रकार की होती है बेटा। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें यहाँ पर 4 प्रकार की, कौन कौन सी, H1 हिस्टोन प्रोटीन, H2 हिस्टोन प्रोटीन, H3 हिस्टोन प्रोटीन और H4। ठीक है, H1 जो होती है यहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ती है, जबकि यहाँ पर H2 की बात करें या H3 की बात करें या H4 की, ये तीनों मिलकर जो है वो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसका जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है उसके कोर पार्टिकल बनाती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो H2 है ये 2 उसमें मिलता है रूप में हमें, H2A और H2B। ठीक है, अब हर मॉलिक्यूल के 2-2 मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें, जैसे H2A के भी हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, H2B के भी 2 मिलेंगे, H3 और H4 के भी हमें 2-2 मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे टोटल मॉलिक्यूल हो जाते हैं 8। और इस तरीके से हमारा हिस्टोन का जो प्रोटीन होती है हिस्टोन, उसको बोलते हैं ऑक्टामर, हिस्टोन का ऑक्टामर। तो यहां पर मैं एक बना के दिखा देता हूं आपको, ये ऑक्टामर जैसे मैंने बनाया है, ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर होता है। इसमें इस तरीके से आप देखेंगे ये हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर। इसमें क्या होता है हिस्टोन ऑक्टामर में, यहाँ पर ये जो अणु है इसके हिस्टोन प्रोटीन के, ये यहाँ पे लगे रहते हैं। जैसे आप देखेंगे H2A यानी कि 2 अणु होते हैं H2A के, मैंने बताया था अभी आपको, तो दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं। ये H2B है तो यहाँ पर भी H2B होता है, तो ये 2 अणु होगा इसके। इस तरीके से यहाँ पर ये H3 होता है, ये भी H3 होता है यहाँ पर, तो 2 अणु H3 के होगा, और ये H4 होता है, इसका H4 का दूसरा अणु उधर होता है। तो इस तरीके से ये हिस्टोन ऑक्टामर बनता है, और यहाँ पर ही जो डीएनए होता है इस तरीके से डीएनए जो है वो इस पर जो है लिपटा रहता है। ठीक है, और ये बनाता है हमारा न्यूक्लियोसोम। तो हम एक तो ये डायग्राम बना देंगे हिस्टोन ऑक्टामर का, न्यूक्लियोसोम का, और यहाँ पर लिख देंगे प्रोटीन कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, कि डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। अब जैसे हमने बताया था, आपको पढ़ाया था कि जो डीएनए होता है उसमें 4 मतलब जो है नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इनके न्यूक्लियोटाइड में यानी डीएनए में, ठीक है, 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, तो यही मतलब जो है ना न्यूक्लियोटाइड की 4 इकाइयां होती हैं। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, ये इसको हम कहते हैं डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड एक इकाई हो गई। दूसरी इकाई यहां पर इसकी डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड, और तीसरी इकाई होगी यहां पर डीऑक्सी साइटोसाइलिक एसिड, और यहां पर तीसरी होगी हमारा डीऑक्सी थाइमिलिक एसिड। तो इस तरीके से जो है यहां पर ये 4 इकाइयां जो होती हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स में मिलती हैं, यानी कि डीएनए में हमें मिलती हैं। ठीक है, 4 इकाई नाम है इनके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा कि आनुवंशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं। तो आनुवंशिक कूट क्या होता है यहाँ पर, आनुवंशिक कूट का मतलब है हमारा कि
जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड में हम देखेंगे कितने कोडन होते हैं। तो देखिए कोडन क्या होता है, जैसे हमारा एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए पर यहाँ पर नाइट्रोजन बेसेस का एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोडन। तो ये कोडन जो होते हैं एमआरएनए पर होते हैं सारे लगे हुए, ठीक है। और ये एक कोडन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। और जब सारे कोडन, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं हमारे 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, उन सबको जब कोड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर जेनेटिक कोड, ठीक है। तो एक कोडन एक अमीनो एसिड को करेगा। तो यहाँ पर टोटल कोडन कितने होते हैं, जैसे हमारे 20 अमीनो एसिड हैं, तो इन 20 अमीनो एसिड को जो कोडन होते हैं कोड करने के लिए, ठीक है, वो होते हैं यहाँ पर हमारे 64। कितने होते हैं, 64। लेकिन इन 64 में से आप देखेंगे 61 जो है वो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, 61 20 अमीनो एसिड को। बाकी के जो 3 होते हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं यहाँ पर स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन यानी कि ये क्या करते हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस पूरी कंप्लीट हो जाती है तब वो उसको स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। तो यहाँ पर 3 जो स्टॉप कोडन है, 3 स्टॉप कोडन कौन कौन से हैं स्टॉप कोडन 3 भैया? एक तो है यहाँ पर UAA, दूसरा है UAG और तीसरा है UGA। तो 3 ये स्टॉप कोडन होते हैं जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, उसका समापन करते हैं। इनको समापक कोडन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये पूछ रहा था ना कि आनुवंशिक कोड में कितने कोडन होते हैं, तो सीधा लिख देंगे यहाँ पर 64 होते हैं, जिसमें से 61 जो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं और जो 3 होते हैं वो स्टॉप कोडन होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न। अगला क्या है, अगला है हमारा यहाँ पर कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्करा के नाम लिखिए। बहुत सिंपल है, 2 शर्करा के हमें नाम लिखना है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में। इनके न्यूक्लियोटाइड में जो शर्करा है, तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं इसको। ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनमें 2 शर्करा कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए 2 शर्करा हैं, मैं बता दूं आपको यहाँ पर। एक तो होती है हमारी डिऑक्सी राइबोज शुगर, डिऑक्सी राइबोज शुगर, और एक होती है बेटे राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज शुगर। ये 2 शर्कराएं होती हैं, ठीक है, जो हमारे डीएनए में, या फिर हम कहें यहाँ पर, सॉरी डीएनए में नहीं कहेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में हमें मिलती है। इन्हें डिऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में मिलती है और राइबोज शुगर जो है वो हमें आरएनए में मिलती है। अब इनका हम सूत्र देख लेते हैं, क्या है इनका रासायनिक सूत्र जो है। तो डिऑक्सी राइबोज का है यहाँ पर C5 क्यों होगा, क्योंकि पंचकार्बोनीय शर्करा है, ठीक है, पेंटोस शुगर है, C5H10O4 सॉरी, ठीक है। और राइबोज शुगर का होगा यहाँ पर C5H10O5। तो ये इनका यहाँ पर रासायनिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, रासायनिक सूत्र हो गया इनका, और ये इनका नाम होगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने 2 शर्करा के नाम। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजन बेसिस का क्रम निम्नवत है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस का क्रम दे रखा है, तो यहाँ पर पहले नाइट्रोजन बेसिस का देख लेंगे क्रम क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये इन्होंने, जैसे देखिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, ये दो स्ट्रैंड डीएनए का, एक का जो पॉलिडिटी होती है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरी की होती है यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इन्होंने जो यहाँ पर एक स्ट्रैंड दे रखा है, ये स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है, और इस पे जो है नाइट्रोजन बेसिस के ये सीक्वेंस दे रखे हैं। अब सीक्वेंस क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर है ATGC, ATGC रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे ATGC। तो ये क्रम इन्होंने दे रखा है। अब ये पूछ रहा है कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होता है, अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड होता है, वो स्ट्रैंड में, उस स्ट्रैंड में जिसका पॉलिडिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उस पर नाइट्रोजन बेसिस का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप देखते हैं भाई कि जो अपोजिट स्ट्रैंड होता है उस पर जो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होता है, आप देखेंगे कैसे रहेगा, जैसे एडेनिन है, तो एडेनिन का जो अपोजिट में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो होता है थायमिन, तो यहाँ पे लिख देंगे थायमिन। ऐसी थायमिन का क्या होता है, एडेनिन होता है। ऐसी ग्वानिन का जो होता है वो अपोजिट में सी होता है, मतलब साइटोसिन होता है, और साइटोसिन का ग्वानिन होता है। तो यहाँ पे जो ये बनता है TAGC, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब में TAGC इस तरीके से यहाँ पर ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है उस पर सीक्वेंस हो जाएगा। तो उसको जस्ट अपोजिट रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, अपोजिट किस रहता है, A के अपोजिट हमेशा T रहता है, T के अपोजिट हमेशा A रहता है, और C के अपोजिट हमेशा जो है वो G रहता है, ठीक है, और G के अपोजिट हमेशा C रहता है। तो बस हमें ये रखना और कुछ नहीं करना है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 7 प्रश्न देखे
जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आती है वो एक एक नंबर कहते हैं, बस ज्यादा नहीं लिखना आपको, इतना ही लिखना है इसमें, ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।